अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र और दिल्ली चिंता का विषय बने हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो आज चेतावनी दे दी है कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। दरअसल बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोविड-19 से 149 लोगों की जान चली गई है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यह चेतावनी जारी करनी पड़ी है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हालात बेकाबू हैं। 31,000 को पार कर चुकी है संक्रमितों की संख्या और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो 48 लोगों की मृत्यु हुई है कोविड-19 से। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले गृहमंत्री अमित शाह से भेंट की है और भेंट के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मेरी आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, हमने दिल्ली की स्थिति पर चर्चा की है। केंद्र ने हमें हर प्रकार के सहयोग का, हर प्रकार की सहायता का भरोसा दिलाया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में सरकार ने फैसला लिया था कि स्थानीय लोगों का ही इलाज होगा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो दिल्ली के हैं, लेकिन उपराज्यपाल ने फैसला पलट दिया, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री केजरीवाल गृहमंत्री अमित शाह के पास गए और उनसे सहयोग मांगा। और जिस तरह से लग रहा है, और आज भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि हम लड़ते रहे तो कभी नहीं जीत पाएंगे कोरोना वायरस से, हमें मिलकर चलना होगा। तो लगता है कि शायद ये सारे विवाद सुलझ गए हैं, अब सब मिलकर लड़ाई में, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जुटेंगे। इस बीच अगर हम बात करें आज की और बड़ी खबरों की तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे हम कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जब मौसम ने करवट ली तो लोगों को कितनी मुश्किलें हुई। लोग हालांकि गर्मी से बहुत परेशान थे, लेकिन मौसम ने भी करवट थोड़ा सा ज़्यादा ही ले ली थी, जिससे लोगों को परेशानी हुई। इस पर आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे, कुछ दृश्य ऐसे भी दिखाएंगे कि आप देखकर चौंक जाएंगे और ये भी बताएंगे कि राजस्थान सरकार को क्या खतरा पैदा हो गया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव होने हैं 19 जून को, उससे पहले राजस्थान में, हालांकि जो अशोक गहलोत है पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, लेकिन वहां अब सरकार का ये कहना है कि उसको खतरा हो रहा है क्योंकि उसके विधायकों को या उसको समर्थन कर रहे विधायकों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो राजस्थान कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को दिल्ली जयपुर रोड पर एक रिजॉर्ट में ले जाकर रख दिया है। तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है। हमने देखा भी किस तरीके से गुजरात में, अब राजस्थान में भी शुरू हो गई है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर कसा है शिकंजा। उनके 1350 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात ईडी ले आई है हांगकांग से। जल्दी ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भी लाए जाएंगे और कानून के जो प्रावधान है उसके तहत उन पर जरूर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी। और इस रिपोर्ट में आज हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे। बहरहाल सबसे पहले नजर डालते हैं जो मौसम ने करवट ली है दिल्ली एनसीआर में उस पर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बुधवार शाम को भारी वर्षा हुई और आंधी आई। इससे पेड़ गिर गए, वाहनों का नुकसान हुआ और होर्डिंग गिर गए, जिससे प्रमुख सड़कें बाधित हो गई। इन सड़कों में से कुछ शहर और राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाली थी। सड़कों पर पेड़ और होर्डिंग गिर जाने से दिल्ली नोएडा डायरेक्ट हाईवे यानी डीएनडी के साथ ही कालिंदी कुंज रोड पर यातायात धीमी गति से चलने की जानकारी आई। ऐसी स्थिति ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाली सड़कों पर भी देखी गई। शाम 5:45 बजे के आसपास वर्षा और आंधी रुकने के तत्काल बाद सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें सामने आई। वहीं कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया। गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस ने ट्वीट किया, दिल्ली से नोएडा की ओर जाने वाली कालिंदी कुंज सड़क पर पेड़ गिरने के कारण यातायात बाधित हो गया है, कृपया किसी वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आंधी के कारण सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सड़क पर एक होर्डिंग गिर गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने कहा कि जानमाल के नुकसान की अभी तत्काल कोई सूचना नहीं है। उधर प्रवर्तन निदेशालय बुधवार को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित फर्मों के 1350 करोड़ रुपए मूल्य के 2300 ग्राम से अधिक तराशे हुए हीरे और मोती हांगकांग से वापस लेकर आया। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई में उतरने वाली 108 खेपों में से 32 नीरव मोदी द्वारा नियंत्रित विदेश संस्थाओं से संबंधित हैं, जबकि बाकी मेहुल चोकसी की फर्मों से हैं। ईडी इन दोनों व्यवसायियों से मुंबई में पीएनबी की एक शाखा में 2 अरब अमेरिकी डॉलर की कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच कर रही है। एजेंसी ने बताया कि इन कीमती सामानों में पॉलिश किए गए हीरे, मोती और चांदी के आभूषण शामिल हैं और इनकी कीमत 1350 करोड़ रुपए है। उसने बताया कि ईडी ने इन कीमती सामानों को वापस लाने के लिए हांगकांग में अधिकारियों के साथ सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया। एजेंसी ने बताया कि इन सामानों को अब पीएमएलए के तहत औपचारिक रूप से जब्त कर लिया जाएगा।
उधर पैंगोंग त्सो और पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में जारी सैन्य गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से भारत और चीन की सेनाओं के बीच बुधवार को मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। इस बात से अवगत लोगों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 4.5 घंटे से ज़्यादा चली वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यथास्थिति बहाल करने और गतिरोध वाले सभी स्थानों पर काफ़ी संख्या में जमे चीनी सैनिकों को तुरंत हटाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेजर जनरल स्तर की वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच तनाव में कमी लाना है। गतिरोध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने के लिए दोनों सेनाओं ने गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग के कुछ इलाकों में सीमित संख्या में अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया, जिसके एक दिन बाद यह वार्ता हुई है। बहरहाल दोनों पक्ष पैंगोंग त्सो, दौलत बेग ओल्डी और डेमचौक जैसे कुछ इलाकों में अब भी आमने सामने हैं। चीन ने बुधवार को कहा था कि 6 जून को दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बनी सकारात्मक सहमति को भारत और चीन ने लागू करना शुरू कर दिया है। दोनों पक्षों की सेना के पीछे हटने और अपने पूर्ववर्ती स्थिति में लौटने की खबर के बारे में पूछने पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने बीजिंग में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों पक्ष सीमा पर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, सीमा पर स्थिति के बारे में हाल में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर प्रभावी वार्ता हुई और सकारात्मक सहमति बनी। प्रवक्ता ने कहा, दोनों पक्ष सीमा पर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए इस सहमति के आधार पर कदम उठा रहे हैं। उधर अयोध्या में पुजारियों ने राम मंदिर के शीघ्र निर्माण के लिए राम जन्मभूमि स्थल पर एक शिव मंदिर में बुधवार को विशेष प्रार्थना की। कुबेर मंदिर में रुद्राभिषेक में शामिल हुए महंत कमल नयन दास ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर के शीघ्र निर्माण के लिए प्रार्थना की। कमल नयन दास को महंत नृत्य गोपाल दास का प्रवक्ता बताया जाता है। महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर न्यास के प्रमुख हैं। उच्चतम न्यायालय के पिछले साल आए ऐतिहासिक फैसले के बाद मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी इस न्यास को सौंपी गई है। इस बीच राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ गई हैं। विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी में शिकायत दर्ज कराई कि राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस और उसके समर्थक निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। जोशी ने एसीबी के महानिदेशक को भेजी शिकायत में कहा है, अति विश्वस्त सूत्रों से मेरी जानकारी में आया है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी हमारे विधायकों व हमारा समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को भारी प्रलोभन देकर राज्य की लोकतांत्रिक तौर से चुनी हुई जन सेवा को समर्पित सरकार को अस्थिर करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जोशी ने इस तरह के लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में ऐसा प्रयास करने वाली किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया है। एसीबी के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, शिकायत मिली है और इसकी जांच होगी। इस बीच आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर चर्चा करने के लिए कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक बुधवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। यहां से उन्हें बसों से दिल्ली राजमार्ग पर स्थित एक रिसोर्ट पर ले जाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे। उधर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा, भले ही वह कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाए, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस तरीके की नौबत आज कांग्रेस पार्टी के भीतर आई। राजस्थान से राज्यसभा के 3 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 19 जून को होने हैं। इन चुनावों के लिए कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने राजेंद्र गहलोत को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि अंतिम क्षणों में भाजपा के ओंकार सिंह लखावत ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। राज्य की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं। इनमें 6 विधायक पिछले साल बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायकों में से 12 कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। उधर रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी कथित भड़काऊ टिप्पणी से जुड़े एक मामले में तलब किए जाने पर बुधवार को मुंबई पुलिस के समक्ष पेश हुए। गोस्वामी दोपहर करीब 2 बजे एनएम जोशी मार्ग पुलिस थाना पहुंचे और पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ किए जाने का इंतजार करते नजर आए। पुलिस अधिकारियों ने पहले रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ एस सुंदरम से पूछताछ की। उल्लेखनीय है कि बंबई उच्च न्यायालय ने मामले में पुलिस के समक्ष पेश होने से गोस्वामी को छूट देने से मंगलवार को इनकार कर दिया था और उनसे बुधवार को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा था। नागपुर और मुंबई में गोस्वामी के खिलाफ 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जिनमें उन पर लॉकडाउन के दौरान बांद्रा रेलवे टर्मिनस के बाहर बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के एकत्र होने के बारे में एक समाचार कार्यक्रम में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप हैं। पुलिस ने गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एक शिकायत के सिलसिले में पूछताछ को लेकर उन्हें तलब किया था। 29 अप्रैल को प्रसारित अपने टीवी कार्यक्रम के जरिए कथित तौर पर सांप्रदायिक अशांति पैदा करने को लेकर उनके खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई थी। अदालत ने उन्हें पायधुनी के बजाय एनएम मार्ग पुलिस थाने में पेश होने की इजाज़त दी थी। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के अत्यधिक मामले सामने आने के कारण
पायधुनी को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। थाने के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए गोस्वामी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध से और मीडिया से जुड़े कार्यों में जानबूझकर व्यवधान डालने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। गोस्वामी ने कहा, मैं एनएम जोशी मार्ग पुलिस थाने पर हूं। मेरे सीएफओ से 6 घंटे से पूछताछ हो रही है और मैं अपनी बारी के लिए 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। यह स्पष्ट रूप से और खुल्लम खुल्ला राजनीतिक प्रतिशोध है। वाड्रा कांग्रेस धड़ल्ले से मुंबई पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा, पालघर और बांद्रा प्रवासियों के प्रदर्शन की कवरेज के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। नए भारत में न्यू मीडिया मजबूत हो रहा है। यह लुटियंस ब्रिगेड के आत्मावलोकन करने का वक्त है। यह पूछे जाने पर कि चैनल के सीएफओ को पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने संकेत दिया कि यह चैनल के कामकाज की प्रक्रिया को समझने का हिस्सा हो सकता है। कि मेरा इंटरोगेशन आप शुरू कीजिए। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि जो बड़े पुलिसकर्मी हैं उन्होंने इधर आदेश दिए इनको कि मुझे रोका जाए, मुझे डिले किया जाए। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों करना चाहते हैं। एक पत्रकार के साथ ये जो कर रहे हैं, मुझे इससे अंदाज़ा यही लगा सकता हूँ कि ये चाहते हैं कि मैं अपना प्रोग्राम पूछता है भारत आज नहीं कर पाऊँ और जो रिपब्लिक टीवी इंग्लिश पर मेरा जो डिबेट प्रोग्राम है वो नहीं कर पाऊँ। इससे उनको क्या खुशी होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि देश के सारे लोग देखें कि मैं एक बार फिर इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा इंटरोगेशन शुरू कीजिए। और अगर कोई इनके जो आका इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अर्नब को रुकाओ या अर्नब को इधर देरी कराओ, मेरे सीएफओ इधर जो हैं इन्होंने लंच नहीं किए, इनको रोका गया है। ये 5.5 घंटे से इनकी इंटरोगेशन चल रही है मेरे सीएफओ और मैं खुद इधर खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे बोला वो मैंने उनको बोला कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। मैंने इनको ये भी पूछा कि आपने मेरे सीएफओ को 5 घंटे से अंदर क्यों रखा है। उन्होंने कहा कि हम मुझे बताने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई वजह नहीं बता रहे। उन्होंने जो हमें कम्युनिकेट किया है कि उनकी मनमर्जी है। अगर आजकल पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों की मनमर्जी होती है तो लोग देख लें, उनकी मनमर्जी है। कह रहे हैं हमारी मनमर्जी है, हम जो कहेंगे आपको जितना देर रोकेंगे, आपके सीएफओ को जितना भी इंटरोगेट करेंगे। मगर देश की जनता देख रही है, देश की मीडिया भी देख रही है। इस बीच एक और खबर आ रही है कि पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान जितने आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है, अगले दिन सब ठोक दिए जाते हैं। अगर बीते 4 दिनों की बात करें तो 14 आतंकवादी ठोके जा चुके हैं। शोपियां को लगभग आतंकवाद से मुक्त कराया जा चुका है और यही बौखलाहट है पाकिस्तान की, जिसको वो इस तरीके के सीफायर उल्लंघन है उसको करके प्रदर्शित करता है। लेकिन पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि इन सब का कुछ जो कह सकते हैं उससे कुछ उसको हासिल नहीं होने वाला है और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहेगा और बार बार वो उकसाएगा तो हो सकता है कि इस बार बालाकोट से भी बड़ी कोई कार्रवाई हो जाए।